बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ा दिलचस्प केस है। इसमें आपके लिए मैसेज भी है कि कभी कभी अदालतों में आपके साथ वो हो जाता है जो आपने सोचा भी ना हो। अब इस केस में भी जो दोनों फ़रीक़ैन हैं, आप समझ लें कि दोनों के वहम गुमान में भी ये नहीं होगा कि जो इनके साथ हुआ है। आगे चलते हैं और इसकी डिटेल्स में जाते हैं। ये दो अफराद हैं, ये इस वक्त अदालत में आए हैं। एक का नाम वकार है, दूसरे का नाम सुल्तान है। ये हाई कोर्ट में आए हैं, जबकि जो निचली अदालत थी उसमें कौन साहब गए थे, वो ये गए थे डॉक्टर करतार लाल पीरवानी। अब सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ। तो बहरहाल अब जो निचली अदालत है उसने क्या फ़ैसला दिया है, केस क्या है उस पर बात करते हैं। लेकिन निचली अदालत ने फ़ैसला क्या दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर दो लोग हैं सुल्तान और वकार, ये जनाब 70 लाख रुपया दें इन्हें, और साथ में इस डेट से, ये जो 2015 है उस डेट से 15% पर साल इसके ऊपर मुनाफा भी दें। यानी अगर 70 लाख है तो इसका 15%, ये आलमोस्ट 10 लाख बन जाएगा। यानी सालाना 10 लाख का इजाफा भी आपने देना है। अब ये फैसला हो गया निचली अदालत में। केस बेसिकली क्या था कि ये जो वकार साहब और सुल्तान साहब हैं, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 1,40,00,000 की। कोई मकान है या प्लाट है वो इन्होंने परचेज़ किया। उस प्लाट की इन्होंने कीमत दे दी, 20 लाख इन्होंने दे दिया, 1,20,00,000 पेंडिंग हो गया। मुआहदा हो गया कि 1 महीने के अंदर 1,20,00,000 आपको दिया जाएगा। साथ में ये भी इन्होंने तय किया वकार साहब और सुल्तान साहब ने कि जनाब हम ये मकान आगे या प्लाट ये हम आगे किसी को बेच सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर हमें कोई गाहक मिल जाता है तो हम उसको बेच देंगे, तो फिर रजिस्ट्री उसके नाम हो जाएगी। इन्हें एक गाहक मिल गया। वो गाहक कौन था? वही जो ऊपर डॉक्टर साहब का जिक्र है। उनके साथ इनका मुआहदा क्या हो गया? 1,55,00,000 का। 1,55,00,000 की इन्होंने डील कर ली, और वकार और सुल्तान जो थे इन दोनों ने 35 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर साहब से, और 1,20,00,000 बकाया था वो इन्होंने डेट फिक्स कर ली, ये डेट कि इस तारीख को बाकी पैसे मिल जाएंगे। यानी ये उन्होंने वही टाइम रखा। अब ये देखने इसमें 3 पार्टीज आ गई हैं। असल मालिक है ए ने बेच दिया बी को। अब बी कौन है? वो वकार और सुल्तान है। बी ने आगे बेच दिया सी को, और अब ये 3 बंदों के दरमियान यानी ये एक एग्रीमेंट हो गया है। अब जो ए और सी ये एक दूसरे को नहीं जानते, जो मिडल में है वो वकार और सुल्तान है। अब होता ये है कि ना जो वकार और सुल्तान ना वो पैसे देते हैं टाइम पे, तो उनके नाम रजिस्ट्री कोई नहीं होती, ना ही जो डॉक्टर हैं वो पैसे देते हैं टाइम पे, तो उनसे इनका मामला जो है ओवरऑल आपस में ख़राब हो जाता है। वो फिर इतना ख़राब होता है कि इनके आपस में केसेस चल पड़ते हैं, और ये आगे एक लंबी डिटेल है कि जो इनके आपस में केसेस चले। इस डिटेल में नहीं जाते, ये काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ के आपने कंफ्यूज ही होना है। हम आते हैं अपने असल उसकी तरफ कि एंड इसका क्या निकला और अदालत ने किस बुनियाद पे ये फ़ैसला दिया। अब वो जो बुनियाद है वो भी एक हैरान कुन है कि वो भी पढ़ के बंदा कहते है, एक बार जहन में आता है कि जज साहब आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। अब वो आते हैं कि जज साहब ने कहा क्या इसमें। ये आया है कि इट हैज़ बिकम कॉमन प्लेस। अदालत ये कह रही है कि आजकल ये एक कॉमन सी बात हो गई है कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी की कीमतें क्योंकि बहुत बढ़ गई हैं, तो लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टी का मुआहदा कर लेते हैं। मुआहदा करके थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसमें वो एक तीसरा बंदा ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जिसको हम आगे बेच दें। वो तीसरा बंदा उसके साथ ये फिर आगे मज़ीद मुआहदा कर लेते हैं, और फिर अगर उसमें से एक अपने मुआहदे को पूरा नहीं करता तो एक खिचड़ी सी पक जाती है, और आपस में लोगों के केसेस शुरू हो जाते हैं। और उसमें वैसे तो 2 बंदों के दरमियान मुआहदा था, असल मालिक और एक ख़रीदार आया, लेकिन उस ख़रीदार ने आगे एक तीसरा बंदा इन्वॉल्व कर लिया, तो अब वो 3 बंदों का आपस में केस शुरू हो जाता है। अब यहाँ अदालत ये कह रही है दिस सिनेरियो यानी लीड्स टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन not just between the original owner and the person who claims a right in the immovable property on the basis of an agreement to sell, but also between such persons and the third party purchaser। वही बात हो रही है कि थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब यहाँ आ रही है कि अदालत किस बुनियाद पर फैसला दे रही है। अदालत ये कहती है कि थर्ड पार्टी परचेजर यानी जो तीसरा बंदा बीच में आता है हैज़ नो राइट, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता
अंडर द लॉ टू सीक द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बिटवीन द ओरिजिनल ओनर एंड द फर्स्ट परचेजर। यानी जो पहले दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ ए और बी के दरमियान, सी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो अदालत में आके कहे कि ए और बी के मुआहदे पे अमल दरामद करवाया जाए। क्यों? वो तो मुआहदा ए और बी का था ना, उसमें सी का तो कोई मुदाखलत नहीं है। इसमें यही बात आगे लिखी गई है कि सी का जब उस मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो उस मुआहदे में शामिल ही नहीं था, तो वो अदालत में आ भी नहीं सकता ये कहने के लिए कि जो ए और बी का मुआहदा है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। क्यों? क्योंकि वो तो पार्टी सी है, उसका तो ताल्लुक़ नहीं है। A third party purchaser can also not enforce an agreement to sell against a party who does not have a title in the immovable property with respect to which an agreement is executed, but such third party purchaser cannot be denied the right to refund the amount paid as earnest money where the seller is unable to transfer the title in the property to him। लेकिन अदालत इसमें ये कहती है कि जो सी है उसके पास ये इख्तियार तो नहीं कि ए और बी के मुआहदे पे अमल दरामद करवाए, लेकिन उसके पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो बी से अपनी अमाउंट वापस मांगे कि जो अमाउंट उसने बी को पे की थी। अब इस केस में जो डॉक्टर साहब ने सुल्तान और वकार को अमाउंट पे की है, अदालत ने कहा वो तो वो वापस मांग सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ए को कहा जाए कि वो इनके नाम प्रॉपर्टी करे फिर ये आगे मेरे नाम करें। यानी इस तरह का वो डिमांड नहीं कर सकता। अपने पैसे वो वापस मांग सकते। सेलर इज अनएबल टू ट्रांसफर टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू हिम। इट इज ओनली व्हेन द ओरिजिनल ओनर ट्रांसफर्स द टाइटल इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट परचेजर that the later will be in position to transfer title in the property to the third party purchaser। अदालत ने कहा कि इस मुआहदे में तरीकाकार यही बनता है कि पहले ए ट्रांसफ़र करेगा बी के नाम, फिर बी आगे ट्रांसफ़र करेगा सी के नाम। यानी दोनों मुआहदे ये अलग अलग एंटिटी हैं और अलग अलग इन मुआहदा जात के तहत केसेस दायर होंगे। आगे जनाब अदालत इसमें कहती है, ये यहाँ आते हैं, as mentioned above, a person who has not acquired title in the immovable property cannot transfer the same to a third party purchaser by executing an agreement to sell with him। अदालत कहती है पर्सन जिसने खुद अभी मालकाना हकूक उसको यानी मलकियत के हकूक नहीं मिले, जैसे इस केस में वकार और जो उसका पार्टनर था वो क्योंकि अभी मालिक तो नहीं बने, उन्होंने तो सिर्फ एग्रीमेंट किया था, तो अदालत कहती है उस एग्रीमेंट पे वो आगे कैसे सेल के मुआहदे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बट द लॉ डज नॉट प्रोहिबिट अ पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एंटर इनटू एन अदर एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी परचेजर। अब इसमें हो ये रहा है कि ऊपर अदालत ने पहले ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि आप अभी मालिक खुद बने नहीं हो, आपने एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट पे आप आगे एग्रीमेंट करना शुरू कर दो। पहले अदालत ने ये बाकायदा केसेस के हवाले दे के ये केसेस लिखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस, ये आगे एक दूसरा केस लिखा हुआ है, फिर आगे ये कई केसेस लिखे हुए हैं जिनमें यही बात की गई है, creates a title to the immovable property, it only creates a right to obtain another document, that is sale deed in favor of the person in whose favor the agreement to sell is executed। अब अदालत यही कह रही है कि जब तक आप मालिक खुद नहीं बनते अब आगे बेच नहीं सकते। लेकिन जब ये ज़रा नीचे आए तो इधर अदालत और बात करने लगी है। इधर अदालत ये कहती है कि आप अगर एक मुआहदा करते हो, उस मुआहदे के तहत आप आगे मुआहदा कर सकते हो। अब अदालत ने ये क्यों कहा है आप कर सकते हो? तो फिर अदालत ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। वो ये है कि इसमें होता ये है कि एक बंदा जो अलाटी था, जिसने गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी एज अ दखिलकार यानी ऑक्यूपेंसी टेनेंट के तौर पे वो उधर मौजूद था, उसको मालकाना हकूक मिलने थे, अभी मिले नहीं थे, मिलने थे। उसने दरख्वास्त दी हुई थी मालकाना हकूक के लिए। इस दौरान में उसने यही रकबा फ़रोख्त कर दिया किसी को, और क्या कह के फ़रोख्त कर दिया, मुआहदा कर लिया कि जब मुझे मालकाना हकूक मिलेंगे तब ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। बाद में उसने मुआहदा जिसने किया वो फोत हो गया, उसको मालकाना हकूक कभी नहीं मिले थे। बाद में उसके बच्चों को मालकाना हकूक मिले, तो उसके बच्चों पे उस बंदे ने केस किया कि जनाब मुझे इन लोगों ने मुआहदा मेरे साथ किया हुआ था, ये ज़मीन मुझे बेची थी। तो वो केस चल पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये फ़ैसला दिया कि अभी उस बंदे को मालकाना हकूक मिले नहीं थे, लेकिन उसको क्योंकि मिलने थे, उसने अगर एक ऐसा मुआहदा किया है तो इस मुआहदे पे कोई पाबंदी नहीं है, ये मुआहदा किया जा सकता है। जब आपको फिर वो राइट मिलेगा, मालकाना हकूक मिलेंगे, तो आपने वो राइट आगे ट्रांसफ़र कर देने हैं। फिर वो जो आपने पहले मुआहदा किया था उस मुआहदे के तहत आपने सेल को कंप्लीट कर देना है। तो इसमें अदालत बेसिकली ये केस का हवाला दे के सुप्रीम कोर्ट का,
तो जो मौजूदा ये केस है इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि अब क्योंकि आप एक मुआहदे के होते हुए दूसरा मुआहदा कर सकते हैं, अब यहाँ दोनों बातें आ गई हैं और दोनों का तजाद है एक दूसरे के साथ। पहले अदालत ने अदालती फ़ैसले लगा के ये बताया कि मुआहदे वाला बंदा आगे मुआहदा नहीं कर सकता, फिर साथ ही बात कर दी कि नहीं जी मुआहदे वाला बंदा आगे मुआहदा कर भी सकता है, और दोनों में अदालत ने दलीलें भी साथ लगा दी। तो बहरहाल अब जब दोनों बातें आ गई हैं तो अदालत ने इसमें कौन सा आप कह लें कि किसको सामने रखते हुए फ़ैसला किया है, वो ये बाद वाली बात को सामने रखते हुए कि अगर ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची है, बी के पास एक मुआहदा है, बी आगे सी को अगर फ़रोख्त करता है तो वो सी के साथ मुआहदा कर सकता है। अब ये कह के, अब ये आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो बहरहाल जो लिखा है जैसे लिखा है मैं उसको आपके सामने बयान करता जा रहा हूँ। अब आगे आते हैं कि एंड रिजल्ट अदालत ने इसमें क्या निकाला और फैसला इसमें क्या दिया। अब अदालत इसमें यह कहती है, यहां से पढ़ते हैं, Indeed, the award of compensation for 70 lakh is in consonance with the clause 8 of the second agreement which obligates Waqar and Sultan to pay the said amount to Dr. This in the event they fail to transfer the suit plot to him by। अदालत ने कहा कि उनके मुआहदे में लिखा हुआ था कि अगर ये जहन में रखें कि ये जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने 35 लाख दिया हुआ था, लेकिन आपको पता है मुआहदे में ये लिखा होता है कि अगर हम ज़मीन आपको नहीं देंगे तो बयाना डबल वापस करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब ने केस किया कि मुझे 70 लाख वापस करें, 35 लिया ने, 70 मुझे वापस करें क्योंकि इन्होंने ज़मीन मुझे नहीं दी मुआहदे के मुताबिक। तो अदालत इसमें कहती है कि जनाब आपने क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था तो लिहाजा 70 लाख पे करें। साथ में ये कहती है इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द सूट प्लाट वाज नॉट ट्रांसफर्ड बट रादर कुड नॉट हैव been transferred by the Waqar and Sultan to Dr. Pirwani by the said date. Had Waqar and Sultan paid the said amount to Dr. Pirwani by 5/7/2015, they would have saved themselves from being burdened with the payment of the means profit। अदालत ये कहती है कि ये जो मुआहदे की तकमील की डेट थी उस तारीख को वकार और सुल्तान को चाहिए था कि वकार और सुल्तान सॉरी नाम है, तो अदालत ने कहा कि इस डेट को जब वो ज़मीन नहीं दे सके तो इनको चाहिए था कि चुप करके 70 लाख रुपया उसको दे देते, लेकिन क्योंकि इन्होंने उस डेट को 70 लाख रुपया नहीं दिया तो अब जनाब ये 70 लाख भी दें और उसके ऊपर 15% के हिसाब से ये प्रॉफिट भी दें। और अदालत खुद कहती है कि अब तो आप समझ लें कि आपकी अमाउंट डबल हो चुकी होगी, यानी जो 70 लाख था हर साल अगर उसमें 10 लाख बढ़ रहा है तो 2015 से अब 2023 आ गया है, 8 साल गुजर गए हैं, तो आलमोस्ट 80 लाख रुपया ये उसके ऊपर प्रॉफिट या सूद वट एवर आप इसको कह लें ये उसके ऊपर ऐड हो गया है। तो अदालत कहती है इन टर्म्स ऑफ द इम्प्यून जजमेंट एंड द डिक्री दैट इज इफ दे पे द डेक्रेटल अमाउंट दिस मंथ। अदालत कह रही है कि अगर इस महीने ये दे देते हैं तो तब ये आलमोस्ट इनका डबल बना हुआ है, और अगर ये सपोज अभी भी नहीं देंगे आगे केस चलता रहेगा तो ये 15% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब जनाब यहाँ ये केस बहरहाल एंड हो रहा है, मज़ीद इसमें लिखा है, लेकिन जो मेन करने वाली बातें थी वो यही थी कि आप जब ये मुआहदे करते हैं तो आपने उनकी टर्म्स पे अमल दरामद करना है। वैसे इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं जिसमें इतना बड़ा रिलीफ किसी को मिला हो। अब यहाँ तो ये डॉक्टर पीरवानी साहब ने जो कुछ मांगा उन्हें सारा कुछ ही मिल गया, उन्हें 70 लाख भी मिल गया और 15% के हिसाब से प्रॉफिट भी मिल गया। उन्होंने 35 लाख लगाया था, अब 35 लाख रिटर्न होके उनको कोई तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के करीब अब उनको अमाउंट मिलेगी 8 सालों में, तो उन्हें तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। बहरहाल ये अभी हाई कोर्ट का केस है, लाजमी बात कि जिनके ख़िलाफ़ आया है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसको कायम रखती है, इसको रिवर्स करती है, तब्दील करती है, ये तो अब जब कभी फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा। एनीवेज़ इसमें जब आप एग्रीमेंट करें तो ध्यान से ज़्यादा फ्री हो के उसमें टर्म्स नहीं लिखनी, बाद में वो इस तरह से आगे भी आ सकती हैं।